वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग 8वीं शताब्दी से जो 12वीं 13वीं शताब्दी तक का जो शासनकाल था राजपूतों का, जिसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं, सामंतवादी काल भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे राजपूत वंशों को देखा। और आज हम लोग एक छोटा सा राजपूत वंश जो कि गुजरात के इलाके में था, जिसे सोलंकी वंश कहते थे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। तो सोलंकी वंश या फिर गुजरात का चालुक्य वंश जो एक छोटा सा डायनेस्टी है, छोटा सा राजवंश है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस गुजरात के चालुक्य वंश को, जिसे सोलंकी वंश कहा जाता है। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार सोलंकी शासक अग्निवंशीय, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन क्षत्रिय राजाओं की संतान। तो कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये जो चालुक्य वंश के शासक थे गुजरात के, अर्थात सोलंकी वंश के शासक थे, वे अग्निवंश के संतान थे, अग्निवंश से संबंधित रखते थे। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये प्राचीन क्षत्रिय राजाओं के संतान हुआ करते थे। तो गुजरात के चालुक्य शासक को कुछ इतिहासकारों के द्वारा अग्निवंशीय संतान कहा जाता था, अग्निवंश का कहा जाता था कि इनकी उत्पत्ति अग्निवंश से हुई थी। जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये प्राचीन क्षत्रिय राजाओं के संतान थे। इस वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज के द्वारा, जिसे मूलराज प्रथम भी कहा जाता है, उसके द्वारा हुई थी। तो लगभग 942 ईस्वी में, अर्थात 10वीं शताब्दी में इस राजवंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो मूलराज या मूलराज प्रथम के द्वारा। तो इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज के द्वारा हुई। मूलराज का अन्य नाम था मूलराज प्रथम, क्योंकि इसके बाद द्वितीय भी आएगा, मूलराज द्वितीय। तो यह मूलराज प्रथम था। इस राजवंश की राजधानी कहां थी? तो अनहिलवाड़। यह राजधानी मूलराज के द्वारा बनाया गया। तो गुजरात के चालुक्य वंश अर्थात सोलंकी वंश, इसकी राजधानी कहां थी? तो अनहिलवाड़ थी, जो मूलराज के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखेंगे कि गुजरात के चालुक्य वंश अर्थात सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी, जो मूलराज के द्वारा बनाया गया था। ये शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु जैन धर्म की भी आस्था। तो जो चालुक्य वंश थे, चालुक्य शासक थे, सोलंकी शासक थे, वे शैव धर्म के मतानुयायी थे, लेकिन जैन धर्म के प्रति भी उनकी आस्था काफी गहरी थी। तो शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु जैन धर्म के प्रति भी इनकी गहरी आस्था थी। प्राचीन जैन ग्रंथ कुमारपाल चरित, तो याद रखेंगे इसका नाम था कुमारपाल चरित। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर के अनुसार, कुमारपाल चरित तो प्राचीन जैन ग्रंथ कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर के अनुसार कुल 36 राजपूतों की सूची, इसमें एक राजपूत गुजरात का सोलंकी वंश भी। तो प्राचीन जैन ग्रंथ कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर के अनुसार कुल 36 राजपूतों की सूची थी। इसमें कुल 36 राजपूतों की सूची का वर्णन है कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर में, जिसमें गुजरात के सोलंकी वंश की भी इसमें चर्चा है। तो गुजरात का सोलंकी वंश भी एक 36 राजपूतों की सूची में गिनती होता है।
याद रखेंगे। यह बात किसमें लिखा गया है? तो कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर, जो महान जैन ग्रंथ हैं। इनका साम्राज्य विस्तार पाटन और काठियावाड़ तक। तो अनिलवाड़ का जो नवीन नाम है, आधुनिक नाम, वह पाटन कहलाता है। तो इसका साम्राज्य विस्तार पाटन और काठियावाड़ तक था। याद रखेंगे कि चालुक्य वंश, सोलंकी वंश, गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का साम्राज्य विस्तार कहां तक था? तो गुजरात के पाटन और काठियावाड़ तक था। और पाटन का ही प्राचीन नाम था अनिलवाड़, जो कि इस सोलंकी वंश की राजधानी थी। बहुत सारे जैन मुनियों के प्रभाव से जैन संप्रदाय का गहरा प्रभाव। तो ये चालुक्य वंश गुजरात के अर्थात सोलंकी वंश बहुत सारे जैन मुनियों के प्रादुर्भाव में आए और इसी कारण जैन संप्रदाय का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो बहुत सारे जैन मुनियों के प्रभाव से जैन संप्रदाय का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी कारण ये जैन मंदिरों का भी इन्होंने काफी निर्माण किया। तो यह तो था इसका प्राचीन कुछ इतिहास, प्रारंभिक इतिहास। अब हम लोग इसके शासकों पर आते हैं। तो कौन कौन से शासक हुए? पहला मूलराज या मूलराज प्रथम, जो 942 से 995 ईस्वी के लगभग रहता है, यही इस वंश का संस्थापक है। तो मूलराज या मूलराज प्रथम 942 ईस्वी से 995 ईस्वी के लगभग इस वंश का शासक रहता है, सोलंकी वंश का। उसके बाद इसका पुत्र चामुंडा राय। तो चामुंडा राय 995 से लगभग 1008 ईस्वी तक। तो चामुंडा राय 995 ईस्वी से लगभग 1008 ईस्वी तक। इसके बाद दुर्लभ राज। तो दुर्लभ राज 1008 ईस्वी से 1022 ईस्वी के लगभग। तो दुर्लभ राज का शासनकाल 1008 ईस्वी से लगभग 1022 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद भीम प्रथम, जो एक प्रतापी शासक था और डरपोक भी था, क्योंकि महमूद गजनवी से यह डरकर भाग गया था। तो भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी। इसके बाद कर्ण 1064 से 1094 ईस्वी। इसके बाद इसका पुत्र जय सिंह सिद्धराज, जो एक सबसे प्रतापी शासक था इस सोलंकी वंश का। वास्तव में इसका नाम था जय सिंह, लेकिन इसने एक उपाधि धारण की थी सिद्धराज की, तो इसी कारण इसे जय सिंह सिद्धराज भी कहते हैं। 1094 से लेकर 1153 ईस्वी तक। उसके बाद कुमारपाल 1153 से 1171 ईस्वी तक। याद रखेंगे 1171 ईस्वी तक। बीच में एक बरस के लिए यहां पे शासक रहता है मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय, जिसका शासनकाल लगभग 1171 से 1172 ईस्वी के लगभग रहता है मूलराज द्वितीय का शासनकाल। उसके बाद अजयपाल 1172 से 1176 ईस्वी और अंतिम शासक भीमदेव द्वितीय, जो 1176 से 1178 ईस्वी तक रहता है और इसके बाद इस वंश की समाप्ति हो जाती है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखें इसके समस्त शासकों को। तो सबसे पहला मूलराज या मूलराज प्रथम, सोलंकी वंश का संस्थापक, लगभग 942 ईस्वी। तो लगभग 942 ईस्वी में मूलराज प्रथम सोलंकी वंश की स्थापना किया। तो लगभग 942 ईस्वी में सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज या मूलराज प्रथम। इसने अपनी राजधानी अनिलवाड़ में बनाई, जो कि आधुनिक पाटन जिला है। तो मूलराज प्रथम ने राजधानी कहां बनाई? तो अनिलवाड़ को, जो कि आधुनिक पाटन जिला है, पाटन। दिगंबर जैन हेतु मूल वत्सिका मंदिर
तथा श्वेतांबर जैन हेतु मूलनाथ जिननेव मंदिर का निर्माण। तो याद रखेंगे, जैन के दो संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, जो एक निर्वस्त्र रहते हैं और एक सफेद वस्त्र धारण करके चलते हैं। तो उसी दिगंबर जैन के लिए इस मूल राज प्रथम ने मूल वत्सिका मंदिर का निर्माण कराया। कहां पे? तो अनहिलवाड़ में मूल वत्सिका मंदिर। जबकि श्वेतांबर जैन हेतु मूलनाथ जिनदेव मंदिर का निर्माण किया। यह श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनकर रहते हैं, दिगंबर निर्वस्त्र रहते हैं। तो श्वेतांबर जैन के लिए मूलनाथ जिनदेव मंदिर का निर्माण किया, जबकि दिगंबर जैन के लिए मूल वत्सिका मंदिर का निर्माण किया। किसने? तो मूलराज प्रथम ने। मूलराज के बाद 995 ईस्वी से 1022 ईस्वी तक चामुंडा राय, बल्लभ राज तथा दुर्लभ राज का शासन पर कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। तो मूल राज के बाद 995 ईस्वी से 1022 ईस्वी तक चामुंडा राय, बल्लभ राज और दुर्लभ राज का शासन काल रहता है, लेकिन इनमें से कोई भी शासक शक्तिशाली नहीं था और इतिहास में इनका कोई उल्लेखनीय कार्य भी वर्णित नहीं है। तो इसके बाद अगला जो शासक आता है भीम प्रथम। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है। या तो इसे शक्तिशाली कहा जा सकता है या फिर पूरा डरपोक। तो शक्तिशाली इस रूप में क्योंकि इसने कई युद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। बाकी डरपोक तो पूरा तरह से था यह, क्योंकि महमूद गजनवी को देखते ही यह गुजरात छोड़कर भाग गया था। तो 1024 से 1025 ईस्वी में इसी के शासन काल में मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ का मंदिर है। कहा जाता है कि गुजरात का आधा जो व्यय खर्च इसी मंदिर से चलता था और इसमें इतनी सारी धन संपत्ति थी कि महमूद गजनवी उसे कई घोड़ों पे लाद कर ले गया। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार उस पर लूटा, तो फिर भी वह कमी नहीं हुआ उसकी धन संपत्ति में। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस सोमनाथ मंदिर में कितनी धन संपत्ति थी। तो याद रखेंगे कि 1024 से 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण एवं भारी लूट। भीम प्रथम ने मुकाबला नहीं किया बल्कि छोड़कर भागा। महमूद गजनवी के जाने के बाद भीम प्रथम द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार। तो 1024 से 1025 ईस्वी के बीच जो महमूद गजनवी था तुर्की का, वह इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और महमूद गजनवी का सबसे भयानक आक्रमण इसी को कहा जाता है। 17 बार इस सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। तो 1024 से 1025 के बीच महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है और उसकी भारी लूट होती है। उसके बाद भीम प्रथम ने मुकाबला किए बिना ही युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। महमूद गजनवी के जाने के बाद उस भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, अर्थात पुनरुद्धार किया, फिर से निर्माण किया। अपने परम मित्र चेदी के कलचुरी शासक लक्ष्मी कर्ण के साथ मिलकर मालवा पर आक्रमण, भीम प्रथम की इस युद्ध में मृत्यु। तो भीम प्रथम का परम मित्र था चेदी का कलचुरी शासक। तो कलचुरी वंश का शासक जिसका नाम था लक्ष्मी कर्ण। तो चेदी का कलचुरी वंश का शासक लक्ष्मी कर्ण इस भीम प्रथम का परम मित्र था। तो उस लक्ष्मी कर्ण के साथ मिलकर किसने? भीम प्रथम ने मालवा पर आक्रमण किया और इसी युद्ध में भीम प्रथम की मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखेंगे, अपने परम मित्र चेदी के कलचुरी शासक लक्ष्मी कर्ण के साथ मिलकर मालवा पर आक्रमण और इसी युद्ध में भीम प्रथम की मृत्यु हो जाती है।
सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी के आक्रमण के पहले लकड़ी एवं ईंट का, जबकि आक्रमण के बाद भीम प्रथम के द्वारा पत्थर से निर्माण। कुछ विद्वानों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का कुमारपाल द्वारा पुनरुद्धार। तो सोमनाथ मंदिर को जब मोहम्मद गजनवी लूटा तो उसके लूटने से पहले जो सोमनाथ मंदिर था वह ईंट एवं लकड़ियों का बना था, लेकिन जब वह लूट कर चला गया उसको तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया सोमनाथ मंदिर को। तो उसके जाने के बाद भीम प्रथम ने उसे पत्थर का बना दिया, पत्थर से उसको पुनरुद्धार कराया, उसका जीर्णोद्धार कराया पत्थर से, अर्थात उसे पत्थर से बना दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोमनाथ मंदिर का जो पुनरुद्धार था वह कुमारपाल ने किया। याद रखेंगे कि कुछ विद्वानों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का कुमारपाल के द्वारा पुनरुद्धार। तो सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी के आक्रमण के पहले लकड़ी एवं ईंट का, जबकि आक्रमण के बाद भीम प्रथम के द्वारा पत्थर से निर्माण। कुछ विद्वानों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का कुमारपाल के द्वारा पुनरुद्धार। भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू पर्वत पर निर्माण तथा मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण तथा उसकी पत्नी उदयमती के द्वारा रानी के चरण कमल का निर्माण। तो याद रखेंगे भीमदेव प्रथम का एक सामंत था या फिर भीम प्रथम का एक सामंत था जिसका नाम था बिमल शाह। तो इस बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा निर्माण कराया गया, तो भीम प्रथम के द्वारा। और किसने निर्माण किया, तो याद रखेंगे कि इसका सामंत था भीमदेव प्रथम का या फिर भीम प्रथम का, जिसका नाम था बिमल शाह। तो बिमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किया। कहां पर, तो माउंट आबू पर्वत पर, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर माउंट आबू पर्वत है जो दोनों को जोड़ता है। तो उसी माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा एक फेमस जगह है, तो वहां का जैन मंदिर निर्माण किया किसने, तो भीमदेव प्रथम का सामंत बिमल शाह ने। और साथ ही साथ उस बिमल शाह ने मोढ़ेरा में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर। साथ ही साथ भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयमती ने एक रानी के चरण कमल का निर्माण किया। तो याद रखेंगे रानी के चरण कमल का निर्माण किसने किया, तो उदयमती, जो भीमदेव प्रथम की पत्नी थी। और साथ ही साथ दिलवाड़ा, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया, तो भीमदेव प्रथम का सामंत बिमल शाह, और उसने मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया। तो यह तो था भीम प्रथम। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह कर्ण। उसके पहले हम लोग देख लें कि इस जो सोलंकी वंश है इसके शासन एवं शासकों की जानकारी कैसे मिलती है, तो यह ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है। तो सोलंकी वंश के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे, तो पहला अभिलेख और दूसरा साहित्य। तो एक तो अभिलेख से मिलती है और दूसरा साहित्य से। तो कौन कौन से अभिलेख से इस सोलंकी वंश की जानकारी मिलती है उसे हम लोग देखें। तो सबसे पहला वारनगर अभिलेख। तो पहला अभिलेख कौन है, वारनगर अभिलेख। दूसरा उज्जैन लेख। तो दूसरा कौन सा है, उज्जैन लेख। तीसरा उदयपुर लेख। चौथा चित्तौड़गढ़ लेख। तो 4 अभिलेखों से जानकारी मिलती है इस सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश की। कौन कौन, तो वारनगर अभिलेख, उज्जैन लेख, उदयपुर लेख और चित्तौड़गढ़ लेख। इसके बाद कौन कौन से साहित्य से जानकारी मिलती है,
तो पहला प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, याद है हमने बताया था यह मेरु तुंग के द्वारा लिखा गया था। तो मेरु तुंग के द्वारा लिखा गया प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, कीर्ति कौमुदी ग्रंथ, उसके बाद कुमारपाल चरित ग्रंथ जो कि एक जैन ग्रंथ है, अब भी हमने बताया इसी में 36 राजपूतों की सूची है। कुमारपाल चरित जो कि कुमारपाल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। उसके बाद हसन निजामी के लेख। तो कौन कौन से साहित्य से जानकारी मिलती है इस सोलंकी वंश की? तो पहला है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, दूसरा कीर्ति कौमुदी ग्रंथ, तीसरा कुमारपाल चरित ग्रंथ और चौथा हसन निजामी के लेख से। तो इन सभी साहित्यों से इस गुजरात के चालुक्य वंश की या फिर सोलंकी वंश की जानकारी मिलती है। तो चलिए, यह तो था सोलंकी वंश का ऐतिहासिक स्रोत। तो हम लोग आगे के शासकों के बारे में चर्चा करें तो अगला जो शासक बनता है उसका नाम था कर्ण। तो भीम प्रथम का या भीमदेव प्रथम का पुत्र कर्ण अगला सोलंकी वंश का शासक बनता है। 1064 ईस्वी में अपने पिता भीम प्रथम के स्थान पर सोलंकी वंश का अगला शासक, तो लगभग 1064 ईस्वी में यह कर्ण अपने पिता भीम प्रथम या भीमदेव प्रथम के स्थान पर सोलंकी वंश का अगला शासक नियुक्त होता है। कब? तो लगभग 1064 ईस्वी में कर्ण अपने पिता जिसका नाम था भीमदेव प्रथम, तो उसके स्थान पर सोलंकी वंश का अगला शासक नियुक्त होता है। कर्ण के बारे में जानकारी कुमारपाल के चित्तौड़गढ़ लेख से। तो कुमारपाल के द्वारा उत्कीर्ण चित्तौड़गढ़ लेख से इस कर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सोलंकी शासक कर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी कैसे मिलती है? तो कुमारपाल के द्वारा उत्कीर्ण चित्तौड़गढ़ के लेख से। याद रखेंगे, कुमारपाल के द्वारा उत्कीर्ण चित्तौड़गढ़ के लेख से इस कर्ण की जानकारी मिलती है। कर्णावती नगर का निर्माण एवं एक कर्णेश्वर मंदिर तथा वहां पर एक कर्ण सागर झील का निर्माण। तो इस कर्ण ने एक नगर का निर्माण किया, नगर को बसाया। उस नगर का नाम था कर्णावती। तो कर्णावती नगर का निर्माण किया और उस नगर में एक कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर के पास एक विशाल जलाशय अर्थात एक झील का निर्माण किया। उस झील का नाम था कर्ण सागर झील। तो याद रखेंगे, कर्ण ने एक कर्णावती नगर का निर्माण किया, कर्णावती नगर को बसाया और उस नगर में एक कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर के पास एक विशाल झील का निर्माण किया, विशाल जलाशय का निर्माण किया जिसका नाम था कर्ण सागर। राजधानी अनहिलवाड़ में कर्ण मेरू नामक एक सुंदर मंदिर का निर्माण। तो याद रखेंगे, कर्ण ने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ में एक कर्ण मेरू नामक एक विशाल मंदिर का भी निर्माण किया। एक सुंदर एवं विशाल मंदिर का निर्माण किया। किसने? तो कर्ण ने। कहां पे? तो अपनी राजधानी अनहिलवाड़ में कर्ण मेरू नामक एक सुंदर एवं विशाल मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कर्ण ने। नादौल के चौहान तथा मालवा के परमार से युद्ध। याद रखेंगे कि नादौल के चौहान एवं मालवा के परमार से भी इसने युद्ध किया था। इंपॉर्टेंट है। तो नादौल के चौहान और मालवा के परमार से इसने युद्ध किया था। अब इस युद्ध में किसकी विजय होती है, किसकी पराजय, इतिहासकारों को उसके बारे में पता नहीं है। बस इस लेख से, चित्तौड़गढ़ लेख से यह पता चलता है कि नादौल के चौहान
और मालवा के परमार से इसने कर्ण ने एक युद्ध किया था। तो यह तो था कर्ण। इसके बाद इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक जिसका नाम था जयसिंह। तो जयसिंह आता है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1094 ईस्वी में अपने पिता कर्ण के स्थान पर सोलंकी वंश का अगला शासक, तो 1094 ईस्वी के लगभग जयसिंह अपने पिता कर्ण के स्थान पर इस सोलंकी वंश का अगला शासक नियुक्त होता है। तो याद रखेंगे कि 1094 ईस्वी में अपने पिता कर्ण के स्थान पर यह जयसिंह सोलंकी वंश का अगला शासक नियुक्त होता है। इसने एक उपाधि धारण की थी, सिद्धराज। तो सिद्धराज की उपाधि सोलंकी वंश का सर्वाधिक योग्य प्रतापी राजा। तो यह जो जयसिंह था इसने एक उपाधि धारण की सिद्धराज की, क्योंकि वह सोलंकी वंश का सर्वाधिक योग्य एवं प्रतापी शासक था, राजा था। तो सिद्धराज की उपाधि, और इसी कारण जयसिंह को जयसिंह सिद्धराज भी कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। मूल नाम इसका जयसिंह था और वह अपने आप को एक सर्वाधिक योग्य एवं प्रतापी राजा मानता था। इसी कारण उसने सिद्धराज की उपाधि ली और तब से वह जयसिंह सिद्धराज कहा जाने लगा। इसने अपनी सीमा विस्तार पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व में भिलसा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश, और दक्षिण में बलि क्षेत्र और सांभर तक फैलाया था। तो याद रखेंगे इसका सीमा विस्तार कहां से कहां तक था। तो पश्चिम में काठियावाड़ तक, पूर्व में भिलसा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां तक था, और दक्षिण में बलि क्षेत्र और सांभर तक। याद रखेंगे तो सांभर झील जो कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, तो उसी सांभर तक इसका जो था दक्षिण में विस्तार था। तो इसका सीमा विस्तार पश्चिम में काठियावाड़ तक, पूर्व में भिलसा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां तक था, और दक्षिण में बलि क्षेत्र और सांभर तक था। इसका एक दरबारी आचार्य था हेमचंद्र जैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है कि जयसिंह का दरबारी आचार्य कौन था। तो उसका नाम था हेमचंद्र जैन या हेमचंद जैन। शैव धर्म का अनुयायी, परंतु जैन धर्म के प्रति भी आस्था। तो यह जो जयसिंह था वह शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जैन धर्म के प्रति भी इसकी काफी आस्था थी। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल एवं अनिलवाड़ में सहस्त्रलिंग मंदिर का निर्माण। तो याद रखेंगे इसने एक शहर का निर्माण किया था। उस शहर का क्या नाम था? तो सिद्धपुर। याद रखेंगे कि सिद्धपुर नामक एक शहर का निर्माण किया। कौन? जयसिंह ने। सिद्धपुर शहर का निर्माण। तो इस जयसिंह ने एक सिद्धपुर शहर का निर्माण किया था और वहां पे एक रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किया। कौन सा मंदिर? तो रुद्र महाकाल मंदिर। और अनिलवाड़ में सहस्त्रलिंग मंदिर का निर्माण किया। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे कि जयसिंह ने सिद्धपुर में एक रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किया और सहस्त्रलिंग में और अनिलवाड़ में एक सहस्त्रलिंग मंदिर का भी निर्माण किया था। और सिद्धपुर का निर्माण किसने किया था? तो जयसिंह ने। परमार वंश के शासक यशोवर्मन पर विजय तथा सिंध पर विजय। तो परमार वंश के शासक यशोवर्मन पर विजय तथा सिंध पर विजय। तो जयसिंह ने परमार वंश के शासक यशोवर्मन पर विजय प्राप्त किया था, साथ ही साथ इसने सिंध पर भी विजय प्राप्त किया था। मालवा पर विजय के उपरांत अवंतीनाथ की उपाधि, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट,
कि मालवा पर विजय के उपरांत इसने एक उपाधि धारण की थी, अवंती नाथ की उपाधि। तो मालवा पर विजय के उपरांत जयसिंह ने अवंती नाथ की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है कि अवंती नाथ की उपाधि किसने धारण की थी? तो जयसिंह ने। कब? मालवा पर विजय के उपरांत। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण एवं उस मंडप पर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना। याद रखेंगे कि माउंट आबू पर्वत पर इस जयसिंह ने एक मंडप का निर्माण किया था और उस मंडप पर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का भी इसने स्थापना किया। तो गजारोही का मतलब होता है हाथी के ऊपर मूर्ति का निर्माण। तो माउंट आबू पर्वत पर जयसिंह ने एक मंडप का निर्माण किया और इस मंडप पर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की भी इसने स्थापना की। याद रखेंगे, कोई पुत्र नहीं होने के कारण अपने मंत्री उदयन के पुत्र वाहड़ को उत्तराधिकारी चुना। तो इस कोई पुत्र नहीं होने के कारण जयसिंह ने अपने मंत्री उदयन के पुत्र वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो जयसिंह का कोई पुत्र नहीं था, तो अगला उत्तराधिकारी बनाने के लिए जयसिंह ने अपने मंत्री उदयन के पुत्र वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। तो याद रखेंगे कि जयसिंह निसंतान था, तो अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उसने अपने एक मंत्री जिसका नाम था उदयन, तो उदयन के पुत्र वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो यह तो था चालुक्य वंश गुजरात का, जिसे सोलंकी वंश कहते हैं, जयसिंह सिद्धराज तक। तो हमने इस शासकों को देख लिया। इसके बाद छोटे छोटे शासक है, कुमारपाल, मूलराज द्वितीय, अजयपाल और भीमदेव द्वितीय, जो छोटा सा फैक्ट है। इसके बाद यह शासन खत्म हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग मिलते हैं इन चारों शासकों को लेकर। कुमारपाल शुरुआत करेंगे कुछ समय के बाद। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। सो वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस गुजरात के चालुक्य वंश को। और हमने इसके पहले 4 राजाओं को देख लिया था, 5 राजाओं को देखा था। मूलराज प्रथम या मूलराज चामुंडा राय, दुर्लभ राज, भीम प्रथम, कर्ण और जयसिंह सिद्धराज। तो जिसमें जयसिंह सिद्धराज जो कि महान शासक था, उसे हमने देखा। और अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कुमारपाल को। तो कुमारपाल को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुमारपाल 1153 ईस्वी के लगभग सोलंकी वंश का अगला शासक बनता है अपने पिता जयसिंह के स्थान पर। पिता जयसिंह के स्थान पर याद रखेंगे कि जयसिंह के स्थान पर 1153 ईस्वी के लगभग यह कुमारपाल सोलंकी वंश अर्थात गुजरात के चालुक्य वंश का अगला शासक बनता है। कुमारपाल के शासनकाल की जानकारी, कुमारपाल के शासनकाल की जानकारी हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखित कुमारपाल चरित ग्रंथ में। तो हेमचंद्र सूरी कौन था? तो इसका प्रसिद्ध आचार्य था, प्रसिद्ध दरबारी आचार्य था, जिससे इसने दीक्षा ग्रहण की थी, अर्थात ज्ञान अर्जित किया था, जैन दीक्षा। याद रखेंगे। तो कुमारपाल के शासन काल की जानकारी, हेमचंद्र सूरी ये जैन आचार्य थे।
तो इनके द्वारा लिखित कुमारपाल चरित ग्रंथ में याद रखेंगे कि कुमारपाल के शासन काल की जानकारी किससे मिलती है, तो हेमचंद्र सूरी, जिसे हेमचंद्र जैन भी कहा जाता है, जो कि इसके आचार्य थे, इन्हीं से कुमारपाल ने क्या किया, तो दीक्षा ग्रहण किया। इसलिए हेमचंद्र सूरी को कुमारपाल का दीक्षा गुरु भी कहा जाता है। तो कुमारपाल के शासन काल की जानकारी हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखित कुमारपाल चरित ग्रंथ में मिलती है। जैन धर्म का अनुयायी, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार जैन धर्म से संबंधित यह कुमारपाल शैव धर्म से संबंधित था। तो शैव धर्म से संबंधित था अर्थात यह हिंदू था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे जैन धर्म से संबंधित मानते हैं। तो शैव धर्म का अनुयायी, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह कुमारपाल क्या था, तो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म से संबंधित था। इसकी विवाह चौहान वंशीय राजकुमारी जलहणा देवी से हुई थी। तो कुमारपाल का विवाह किससे हुआ था, तो चौहान वंशीय राजकुमारी जलहणा देवी से। याद रखेंगे कि कुमारपाल की शादी किससे हुई थी, तो चौहान वंशीय राजकुमारी जलहणा देवी से। जलहणा देवी। चौहान शासक अर्णोराज चौहान, परमार शासक विक्रम सिंह तथा मालवा शासक बल्लाल, इन सभी के आक्रमणों को अकेले विफल किया। तो इस कुमारपाल ने चौहान शासक अर्णोराज चौहान, परमार शासक विक्रम सिंह और मालवा शासक बल्लाल, इन सभी के आक्रमणों का अकेले विफल किया। याद रखेंगे कि चौहान शासक अर्णोराज चौहान, परमार शासक विक्रम सिंह और मालवा शासक बल्लाल, इन सभी के आक्रमणों को इस कुमारपाल ने अकेले ही विफल कर दिया। याद रखेंगे। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी द्वारा दीक्षा की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति एवं दीक्षा प्राप्ति के बाद परम अरहत की उपाधि, जो कि जैन धर्म में मिलता है, परम अरहत अर्थात महान ज्ञानी। तो जैन धर्म में महान ज्ञानी को परम अरहत कहा जाता है। एवं संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतिपादन, जैसे गोहत्या, मद्यपान एवं द्यूत कीड़ा पर प्रतिबंध। तो प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी के द्वारा किसे, तो कुमारपाल को दीक्षा की प्राप्ति हुई अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दीक्षा की प्राप्ति के बाद इसे परम अरहत की उपाधि मिली। एवं दीक्षा की प्राप्ति के बाद कुमारपाल ने क्या चीज, तो अहिंसा के पूरे साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे कि गोहत्या, मद्यपान एवं द्यूत कीड़ा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। द्यूत कीड़ा का मतलब होता है जुआ, जो कि महाभारत काल में काफी प्रसिद्ध था। तो याद रखेंगे कि कुमारपाल प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी के द्वारा दीक्षा की प्राप्ति किया एवं दीक्षा की प्राप्ति के बाद अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद परम अरहत की उपाधि इसे मिली और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों का इसने प्रतिपादन किया। साथ ही साथ गोहत्या, मद्यपान, गोहत्या यानी कि गाय की हत्या पर प्रतिबंध किया, मद्यपान पर प्रतिबंध किया यानी कि शराब एवं अफीम के सेवन पर प्रतिबंध किया, द्यूत कीड़ा अर्थात जुआ पर प्रतिबंध किया। याद रखेंगे कुमारपाल का वास्तविक नाम आहड़ था, जयसिंह के द्वारा गोद लिया गया था। तो जयसिंह का एक मंत्री था उदयन, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो उसी का पुत्र था कौन, आहड़, क्योंकि जयसिंह निसंतान था, उसका कोई अपना पुत्र नहीं था। तो इसी आहड़ के गुणों के कारण उसे क्या किया, तो अगला उत्तराधिकारी बना दिया जयसिंह ने, और उसी का नाम था कुमारपाल।
तो कुमारपाल का वास्तविक नाम क्या था? आहड़ था, और यह जयसिंह के द्वारा गोद लिया गया था। जयसिंह के द्वारा भी कुमारपाल चरित में योगदान। तो कुमारपाल चरित जो हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, जो कि इसका दरबारी आचार्य था, जैन आचार्य था, किसका? कुमारपाल का, और दीक्षा गुरु भी था कुमारपाल का। तो इसके द्वारा लिखित कुमारपाल चरित में जयसिंह ने भी योगदान दिया था, याद रखेंगे। जैन धर्म का अंतिम हिंदू संरक्षक, तो यह जो कुमारपाल था, इसे जैन धर्म का अंतिम हिंदू संरक्षक कहा जाता है, अर्थात यह अंतिम हिंदू शासक था जिसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है कि पूछा गया है कि कौन ऐसा हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक था जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, तो उसका नाम था कुमारपाल। याद रखेंगे, जिसका वास्तविक नाम आहड़ था, इसके पिता का नाम उदयन था, जो जयसिंह का मंत्री था, क्योंकि जयसिंह निसंतान था। मुस्लिम व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने हेतु मस्जिदों का भी समर्थन। तो इस कुमारपाल ने मुस्लिम व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए मस्जिदों का भी समर्थन किया। याद रखेंगे कि मुस्लिम व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए इस कुमारपाल ने क्या किया? तो मस्जिदों का भी समर्थन किया। इसके बाद अगला जो शासक बनता है, इसका पुत्र अजयपाल। तो 1172 ईस्वी के लगभग पिता कुमारपाल की जगह सोलंकी वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो अजयपाल। तो 1172 ईस्वी के लगभग पिता कुमारपाल की जगह सोलंकी वंश का अगला शासक बनता है अजयपाल। इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? तो परम माहेश्वर। तो अजयपाल ने परम माहेश्वर नामक एक उपाधि धारण की, याद रखेंगे, परम माहेश्वर। मेरुतुंग के द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि के अनुसार अजयपाल के द्वारा कपारदीन के कहने पर, कपारदीन कौन था? तो एक हिंदू सामंत था। तो कपारदीन के कहने पर अनेक जैन मंदिर ध्वस्त कराया। शैव मतानुयायियों एवं जैन मतानुयायियों के बीच गृह युद्ध के कारण, तो शैव मतानुयायियों एवं जैन मतानुयायियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। किसके शासनकाल में? तो अजयपाल के शासनकाल में। तो इसी कारण इस अजयपाल ने किसके कहने पर? तो कपारदीन के कहने पर, जो एक हिंदू, तो इसका अजयपाल का एक हिंदू सामंत था जिसका नाम था कपारदीन। तो उसके कहने पर इस अजयपाल ने क्या किया? अनेक जैन मंदिरों को ध्वस्त करा दिया। और क्यों कराया? कि शैव मतानुयायी एवं जैन मतानुयायी के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। और यह बात लिखा गया है मेरुतुंग के द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में। और साथ ही साथ इसने जैन भिक्षुओं की भी हत्या कराई। अजयपाल की हत्या नौकर के द्वारा चाकू से। तो अजयपाल की हत्या किसने की? इसका नौकर चाकू से कर दिया। याद रखेंगे, चाकू से इसकी हत्या कर दी। इसके बाद अगला जो शासक बनता है मूलराज द्वितीय। यह एक अस्थायी शासक था, मात्र 1 वर्ष के लिए। तो 1176 में अपने पिता अजयपाल की मृत्यु के बाद अस्थायी शासक, तो अजयपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मूलराज द्वितीय अस्थायी शासक बना, मात्र 2 साल के लिए, 1176 से 1178 ईस्वी के बीच। शासन की बागडोर माता नायिका देवी के हाथों में। तो मूलराज द्वितीय के शासन काल की जो मुख्य बागडोर थी वह इसकी माता नायिका देवी के हाथों में थी। तो याद रखेंगे, मूलराज द्वितीय के शासन की जो मुख्य बागडोर थी
वह कौन संभाली थी? तो इसकी माता नायिका देवी ने, याद रखेंगे, नायिका देवी इसकी माता थी, मूलराज द्वितीय की माता। तो वास्तविक सत्ता उसी के हाथों में थी। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पर विजय प्राप्त किया। किसने? तो मूलराज द्वितीय ने। याद रखेंगे कि 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक पर इसने विजय प्राप्त किया। किसने? मूलराज द्वितीय ने। याद रखेंगे कि 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक पर विजय प्राप्त करता है। इसके बाद इस वंश का सबसे अंतिम शासक, जिसका नाम था भीम द्वितीय, तो भीम द्वितीय इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। याद रखेंगे। इसका अन्य नाम था भोला भीम। भोला भीम इसका अन्य नाम था, क्योंकि इसके शासनकाल में इसके एक मंत्री लवण प्रसाद के द्वारा गुजरात के दक्षिण में बघेल वंश के नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो भीम द्वितीय का एक और नाम था भोला भीम, क्योंकि इसके शासनकाल में इसका एक मंत्री था जिसका नाम था लवण प्रसाद। तो उसने गुजरात के दक्षिण में बघेल वंश के नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट है कि इसका एक और नाम क्या था भीम द्वितीय का, जिसे भीम देव द्वितीय भी कहते हैं। तो भोला भीम, क्योंकि इसके शासन काल में इसका एक मंत्री था जिसका नाम था लवण प्रसाद। तो उसने गुजरात के दक्षिण में एक बघेल वंश के नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अपने पिता मूलराज द्वितीय की जगह अगला सोलंकी वंश का शासक संभवतः 1178 ईस्वी में, तो लगभग 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय की जगह अगला सोलंकी वंश का शासक बनता है कौन? तो यह भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम राजा, याद रखेंगे, यह भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम राजा होता है। तो इस सोलंकी वंश का अंतिम राजा कौन? तो भीम द्वितीय। लगभग इसकी 1239 ईस्वी में के लगभग मृत्यु हो जाती है। तो 1239 ईस्वी के लगभग इस भीम द्वितीय की मृत्यु होती है। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भीम द्वितीय की राजधानी अनहिलवाड़ में लूट एवं कब्जा। पर 1201 ईस्वी में अनहिलवाड़ पर पुनः भीम द्वितीय का कब्जा। तो 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय की राजधानी अनहिलवाड़ पर विजय प्राप्त करता है, अनहिलवाड़ को जीतता है और वहां पर काफी लूटपाट मचाता है। लेकिन 1201 ईस्वी में अनहिलवाड़ को पुनः भीम द्वितीय उससे जीत जाता है। याद रखेंगे कि 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भीम द्वितीय की राजधानी अनहिलवाड़ पर विजय एवं भारी लूट। लेकिन 1201 ईस्वी में अनहिलवाड़ पर पुनः भीम द्वितीय कब्जा कर लेता है। किससे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से। 1297 से 1299 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक नुसरत खां तथा उलुग खां का गुजरात पर आक्रमण। उस समय गुजरात पर बघेल वंशीय राजा कर्ण का शासन। कर्ण गुजरात छोड़कर भागा। समस्त गुजरात दिल्ली सल्तनत का हिस्सा। सोलंकी वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो 1297 से 1299 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक नुसरत खां और उलुग खां, उन दोनों ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात पर बघेल वंशीय शासक कर्ण का शासन था और जैसे ही इन दोनों ने उस पर आक्रमण किया तो कर्ण गुजरात छोड़कर भाग गया और समस्त गुजरात दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया और सोलंकी वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो 1297 से 1299 ईस्वी के बीच
अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनानायक उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों ने मिलकर गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात पर बघेल वंश का शासन था और बघेल वंश के शासक राजा कर्ण का शासन था। तो जैसे ही इन दोनों ने आक्रमण किया गुजरात पर, तो यह कर्ण गुजरात छोड़कर भाग गया और समस्त गुजरात दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और सोलंकी वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। और एक अंत में एक और बात कि गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश में महिलाओं को उच्च पद मिलता था। तो गुजरात के चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश में महिलाओं को उच्च पद मिलता था। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और यह समाप्त होता है गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। और इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले कुछ वंशों के साथ, जो बचे खुचे वंश हैं, उसके बाद यह राजपूत वंश समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करें। तब तक